तभी जब पहली बार विदेश की धरती पर उतरा था, उसके भीतर एक अजीब सी आज़ादी का एहसास हुआ था। जैसे वह अपने अतीत, अपने अधूरे रिश्तों और उन सवालों से बहुत दूर चला आया हो, जिनसे वह भागता रहता था। वहां की चमकती सड़कों पर चलते हुए, खुले आसमान के नीचे बेफिक्र हंसती लड़कियों को देखकर वे अक्सर ठिठक जाता। पतली नाजुक कमरे, आत्मविश्वास से भरी चाल, खुलकर जीने का अंदाज, वे कई बार उन्हें देखते देखते खो जाता, जैसे किसी नए संसार का दरवाजा उसके सामने खुल गया हो। उसे लगता था कि शायद यही वो जिंदगी है, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई झिझक नहीं, सिर्फ आज और अभी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मारिया से हुई। मारिया की हंसी में एक खनक थी, उसकी आंखों में समंदर सी गहराई, उसके व्यक्तित्व में एक बेबाक आकर्षण। वह तबीस की ओर खिंचती चली आई। तबीस भी उसके सानिध्य में खुद को हल्का महसूस करने लगा। उनका रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़कर मोहब्बत में बदल गया। साल बीतते गए, मारिया उसके जीवन का अहम हिस्सा बनती चली गई। वह उससे दिल से जुड़ गया था, मगर उसके भीतर कहीं एक खालीपन अब भी था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाया था। मारिया अपने रंग में रची बसी थी। अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसना, पार्टी करना, बीच पर घंटों बिताना, अपने पहनावे को लेकर बिल्कुल असहज रहना। वह अपनी संस्कृति से जुड़ी थी, जहाँ शरीर को छिपाने से ज्यादा उसे अपनाने की बात थी। मगर तभी इसके भीतर का भारतीय मन हर बार सिमट जाता। जब वो मारिया को उसके दोस्तों के साथ बेफिक्र अंदाज में देखता, तो उसके दिल में एक हल्की सी चुभन उठती। उसे अच्छा नहीं लगता था कि जिस लड़की को अपना समझने लगा है, उस पर औरों की नजर भी ठहरे। वह चाहता था कि उसकी पसंद पर सिर्फ उसी का हक हो, कि उसकी मोहब्बत में एक संकोच हो, एक सादगी हो, जैसे उसने अपने देश की लड़कियों में देखा था। आंखें झुकी हुई, हंसी में हल्की शर्म, और अपने रिश्ते को दुनिया से बचाकर रखने का एक मौन आग्रह। वह कोशिश करता कि मारिया में वही भारतीय संस्कार ढूंढ ले, वही ठहराव, वही घर जैसा अपनापन। मगर हर बार उसे एहसास होता, किसी की आत्मा को बदला नहीं जा सकता। मारिया उससे प्यार करती थी पूरे दिल से, मगर वह खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। कई बार रातों को तबिस उसकी बाहों में होते हुए भी अपने देश को याद करता। साड़ी की सरसराहट, चूड़ियों की खनक, और एक ऐसी मोहब्बत जो खुलकर नहीं मगर गहराई से जताई जाती। उसके भीतर दो दुनिया टकराती रहती, एक जो उसे मिलती थी और एक जिसे वो मिस करता था। इसी बीच भारत से माँ बाप का दबाव बढ़ने लगा। फोन पर माँ की भीगी आवाज, पिता की थकी हुई खामोशी उसे भीतर तक हिला देती। उसे लगा जैसे वह अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। मारिया के साथ होते हुए भी उसे एक अधूरापन घेरा रहता। वह उससे जुड़ा था, मगर उसे उसमें वो बदलाव चाहिए था, जो शायद संभव ही नहीं था। आखिरकार एक दिन उसने अचानक फैसला कर लिया, बिना मारिया को पूरी सच्चाई बताए, बिना उसे ये एहसास कराए कि वे लौटकर शायद वही नहीं रहेगा। उसने टिकट बुक करवा लिया। उसने बस इतना कहा कि उसे अपने परिवार के पास जाना है। मारिया की आंखों में उस दिन जो अनकही दहशत और टूटन थी, वह तबीस के दिल में कहीं गहरे उतर गई। मगर उसके कदम नहीं रुके। वह लौट आया, अपने देश, अपने घर, अपने अतीत की ओर। भारत की मिट्टी की खुशबू ने उसका स्वागत किया, मगर उसके भीतर का धुंध खत्म नहीं हुआ। अपनी पत्नी को भूलने की कोशिश करता, उसे सिर्फ औपचारिक रिश्ता मनाने की जिद करता। मगर जितना वो भागता, उतना ही उसे एहसास होता कि दिल के किसी कोने में वह भारतीय सादगी, वह स्थिर प्रेम, वह संकोच, अपनापन अब भी जिंदा है। मारिया की यादें उसे रातों में घेर लेती। उसकी हंसी, उसका स्पर्श, उसका बेबाक प्यार। दूसरी ओर एक अनकहा सवाल उसे कुरेदता रहता कि क्या वह कभी किसी एक दुनिया को पूरी तरह अपना पाएगा। उसने चाहा था आजादी, मगर अब वह दो मोहब्बतों के बीच बटा खड़ा था। एक जो उसे खुलकर जीना सिखाती थी, और एक जो उसे भीतर से थाम लेना चाहती थी। उसकी कहानी अब सिर्फ नफरत या जिद की नहीं रही थी। वह एक ऐसे दिल की कहानी बन चुकी थी, जो समझ नहीं पा रहा था कि उसे चाहिए क्या। आंखों को भुलाने वाली चमक या आत्मा को छू लेने वाला प्यार चाहिए था। इसी कंफ्यूजन में पड़ा आज अपने हिंदुस्तान सरजमीन पर लौट आया था। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया हूँ दादी, और ये बात साफ कर दूं कि मैं अपनी पत्नी इशिता को डिवोर्स देकर ही जाऊंगा। तभी इसकी इस बात पर दादी आश्चर्य से उसे देखने लगी। इतने वर्षों के बाद वो विदेश से लौटा था, पूरे घर में खुशी का माहौल था कि अब इशिता की विदाई होगी, गवन की बारात आएगी, वह उसे पूरे रीति रिवाज से अपने कमरे में ले जाएगा। विदेश जाने से पहले उसके दादा वीर साहब ने सख्ती से उसे समझाया था कि इशिता को कभी मत भूलना,
और पढ़ाई पूरी होते ही उसकी विदाई कराकर उसे अपना लेना। घर क्या था, एक बड़ी सी हवेली थी जिसमें सब साथ रहते थे। बस फर्क इतना था कि अब उसे इशिता को अपने कमरे की जिम्मेदारी और अपने नाम का अधिकार देना था। बचपन में ही दोनों की शादी कर दी गई थी। तब ना समझ थी ना अपनापन, बस एक रिश्ता था जो बड़ों ने तय किया था। इससे पहले कि दादी राजेश्वरी कुछ जवाब देती, कमरे का दरवाजा खुला और एक नाजुक सी बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। दादी प्लीज परमिशन दे दीजिए ना, वहाँ सारी लड़कियां होंगी, मुझे भी तो जाना है। वह लड़की चहकते हुए दादी से बातें कर रही थी और तभी एक टक उसे देखता रह गया। उसकी आवाज में बचपना था, व्यक्तित्व में अजीब सा आत्मविश्वास। उसके जाते ही बेखुदी में दादी से पूछ बैठा, ये लड़की कौन थी दादी? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इतने दिनों के बाद वह जिस हवेली में लौटा है, वहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। जिसे वह बचपन में मोटी सी, गोल मटोल और हमेशा खाने की शौकीन समझकर नापसंद करता था, वही सीता अब निखरी निखरी सी ऐसी हो गई थी कि पहचानना मुश्किल था। चेहरे पर वही मासूमियत थी, पर अब उसमें अदाएं भी जुड़ गई थी। तभी उसके कुछ दोस्त आ गए थे, जिनके स्वागत और खातिरदारी के लिए उसने नौकरानी को तुरंत चाय नाश्ता लाने को कहा और खुद ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गया। मगर जैसे ही वह किचन से बाहर निकला, गोल मटोल चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए इशिता ने किचन में कदम रखा। आज उसने खुद रसोई संभालने की ठान ली थी। उसने पूरे किचन में जैसे रौनक ही लगा दी थी। वरना जिसे खाने से बेइंतहा मोहब्बत हो, उसे खाना बनाने से उतनी ही नफरत होती है। और इशिता भी ऐसे ही थी। खाना बनाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। पर आज बात अलग थी। आज वह चाहती थी कि तविश के दोस्तों को ऐसा स्वाद मिले कि वे उसकी तारीफ करते न थकें। आखिर वह घर भर की इकलौती और सबकी लाडली थी। कमला देवी उसे अपनी आंखों का तारा कहती थी। धर्मपाल उसके हर नखरे पर हंस देते थे। जानकी देवी तो उसे अपनी गुड़िया समझती थी। घर में कोई ये सोच भी नहीं सकता था इशिता पर गुस्सा किया जाए, पर आज हालात कुछ और थे। क्योंकि तविश के दिल में अब भी पुराने भरम और जिद जिंदा थे और इशिता अनजाने ही उन सभी धारणाओं को तोड़ने की तैयारी में इशिता फ्रिज में पानी निकालकर पीते हुए चूल्हे पर रखे चाय के बर्तन को देख रही थी। नौकरानी ने जैसे ही चाय की सारी चीजें उसमें डाल दी, इशिता ने आगे बढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर मुंह बनाकर नौकरानी की आंख बचाकर चाय में काफी सारा नमक डाल दिया। इशिता मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? नौकरानी हक्का बक्का सी कभी चाय को तो कभी इशिता को देखती रही। जो करना था मैंने कर दिया, अब जल्दी से उसे ड्राइंग रूम तक पहुंचाओ। इशिता ने बड़ी बेफिक्र से हाथ झाड़े और पीछे हट गई, जबकि नौकरानी हैरान परेशान रोने जैसे चेहरे के साथ कांपते हाथों से चाय कपों में डालने लगी। इशिता हाथ में पड़ी चॉकलेट का मजा लेते हुए नौकरानी को अपने साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते देख रही थी और उसके होठों पर अजीब सी शरारती मुस्कान तैर रही थी। फिर बस कुछ ही देर में घर की दीवारें गूंज उठी। तभी इस नौकरानी पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसकी ऊंची आवाज सुनते ही इशिता के सीने में जैसे ठंडक उतर गई। साहब, उसमें मेरी क्या गलती है? वह तो इशिता मैडम ने मुझे जबरदस्ती ऐसी चाय देने को भेजा था। नौकरानी सिर झुकाए हकलाते हुए अपनी सफाई दे रही थी। दूसरी तरफ जैसे ही तविश ने इशिता का नाम सुना, उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए, मानो किसी ने उसके मुंह में कड़वा करेला डाल दिया हो। तन बदन में आग सी लग गई। ये मोटी तो आज नहीं बचेगी। कड़े तेवर लिए वे वहां से निकल गया। उसे ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ी। इशिता अपने कमरे से बाहर ही मिल गई। वह उसके माथे पर ओढ़े गुस्से को देखकर डरने के बजाय अपने होठों पर उभरती जीत वाली मुस्कान को दबा रही थी। तुम मोटी, धरती पर बोझ, इस घर की सबसे नाकारा और निकम्मी लड़की हो। क्यों चाय में नमक मिलाया तुमने? जानती हो मैं अपने दोस्तों के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। तभी से लगातार उस पर चिल्ला रहा था। अपने लिए मोटी शब्द सुनते ही इशिता ने उसे जोर से घूरा। मोटी नहीं हूं मैं, समझे तुम? और तुम्हारे उन घटिया दोस्तों से मेरा कुछ दिन पहले का बदला था, जिन्होंने मेरे कॉलेज के सामने मुझे गोलगप्पे खाते देख मेरा मजाक उड़ाया था। इशिता अब खुद भी गुस्से में थी। वह अभी सिर्फ 21 साल की थी और मोटी औरत कहे जाने पर उसका खून खौल उठा था। उसके भरे हुए शरीर को लेकर तविश अक्सर उसे औरत कहकर चिढ़ाता था। उन्होंने गलत क्या कहा था? ठीक ही तो कहा था कि जिंदगी में पहली बार एक गोलगप्पे को गोलगप्पे खाते देख रहे हैं। तब इसने तंज कसते हुए उसका मजाक उड़ाया। इशिता का बस चलता तो वह सच में सब तहस नहस कर देती। उसे सुलगता देखकर तविश ने जैसे सुकून की सांस ली। इशिता ने उसका नाम बिगाड़ते हुए कहा, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं।
वह चिल्लाती हुई जैसे ही उसकी ओर बढ़ी, तभी घर के बड़े आ गए। राजेश्वरी ने उसे टोका तो वह दांत भींच कर रह गई। तभी अपने गुस्से को दिखाते हुए और चौड़ा हो गया और मौके का फायदा उठाकर इशिता की शिकायत करने लगा। आंटी, आपको पता है आज इसने क्या किया है? मेरे दोस्तों के लिए बन रही चाय में नमक डाल दिया है। जानती है मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। तब इसने सब चबा चबा कर कहा था। अपनी बेटी की इस हरकत पर राजेश्वरी कुछ पल के लिए चुप रह गई, इससे पहले कि वह इशिता को डांट दी। इशिता रोने की एक्टिंग करते हुए अपने पिता वीर साहब के सीने से जा लगी। पापा, इसके बेवकूफ दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था और फिर इस तविश ने भी मेरा साथ देने के बजाय मेरा ही मजाक बना दिया, तो बस मुझे गुस्सा आ गया। वह खुद को बेहद मासूम दिखाने की कोशिश कर रही थी। खबरदार, जो तुमने हमारी बच्ची को डांटा, यही हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करता है जिसे इशिता को गुस्सा आता है। वीर साहब गुस्से से तविश को देखते हुए अपनी बेटी की तरफदारी करने लगे। तविश ने झुंझलाकर हाथ झटका, एक तीखी नजर इशिता पर डाली और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चला गया, जबकि इशिता उसकी पीठ देखकर मुस्कुराहट दबाती खड़ी रह गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इशिता को गलती के बावजूद प्यार मिल रहा था। ये तो हर दिन की कहानी थी। इशिता अपने माँ बाप, अपने पिता के दोस्तों और दादी की भी लाडली थी और ऐसे हर हालत में तविश हमेशा सब्र का कड़वा घूंट भरकर रह जाया करता था। इशिता बेटा, चाय में नमक कौन डालता है? अगली बार चीनी डालना, इतनी डालना कि उसका और उसके दोस्तों का कड़वापन भी दूर हो जाए, वीर साहब ने शरारती अंदाज में कहा। तो इशिता हंसते हुए उनके सीने से जा लगी। ऐसा नहीं था कि इशिता अंकल की भी चहेती नहीं थी। घर के हर बड़े का दिल उसी के लिए धड़कता था। राजेश्वरी सबको इशिता के हिमायती करते देखकर अफसोस से बस सिर हिलाकर रह जाती थी। रोज रात सोने से पहले इशिता तविश का ये रोज का नियम था कि दोनों कुछ वक्त दादी के साथ जरूर बिताते थे, लेकिन उस बीच उनकी जिद भी अजीब थी। जब दोनों में से एक दादा दादी के पास हो तो दूसरा वहां दिखाई ना दे, जबकि हकीकत ये थी वे दोनों एक दूसरे से बढ़कर जिद्दी थे। इसलिए हर दिन लड़ाई झगड़े के बाद भी आखिर में एक साथ दादा दादी के कमरे में टपक ही पड़ते थे। तबिस अपने फोन में मगन आगे बढ़ रहा था और इशिता दादा दादी के पैर छूने और नमस्ते करने के ख्याल से तेज रफ्तार से कदम उठा रही थी। नतीजा ये हुआ कि रास्ते के मोड़ पर दोनों का जोरदार टकराव हुआ और इशिता अपने चेहरे पर लगी चोट पर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसका सिर तविश के सिर से टकराया था, इसलिए तविश को भी चोट लगी थी, लेकिन वह शोर मचाने के बजाय चुप निगाहों से इशिता को घूर रहा था। पत्थर इंसान, तोड़ दिया मेरा सिर। एक हाथ से अपना सिर पकड़कर वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। तब इसके होठों पर गुस्से भरी मुस्कान उभर आई। मैं पत्थर हूं तो हूं, तुम भी तो मोटी शरीर वाली हथनी हो जिस पर इतनी चोट का असर नहीं होना चाहिए। तभी इसका तंज हर बार की तरह इशिता के भरे हुए जिस्म पर था। जी नहीं, मैं नरम हूँ, रूई का फाहा हूँ, तुम किसी पहाड़ के पत्थर से कम नहीं। इशिता अपना दर्द भूलकर अब लड़ने मरने पर उतारू हो गई थी। इशिता के खुद की तारीफ करने पर तविश की नजरें अनचाहे उसके जिस्म पर ठहर गई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बेहद गोरी, गुलाबी आभा वाली और मुलायम त्वचा की मालकिन थी। थोड़ा भारी शरीर होने की वजह से वह सच में किसी नरम गुड़िया जैसी लगती थी। अपनी आंखों की तपिश का एहसास होते ही तपिश ने दिल ही दिल में खुद को झिड़का और सख्त चेहरा बनाकर बोला, हटो आगे से, मुझे दादी के पास जाना है। नजरें चुराते हुए तपिश आगे बढ़ा तो इशिता जल भुनकर राख हो गई। उसे रहा नहीं गया, उसने गुस्से से अपना मुक्का बनाया और तबिश के बाजू पर दे मारा। ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम्हें पता है बदला लिए बिना मुझे खाना भी हजम नहीं होता। मुझे चोट तुम्हारे इस बाजू की वजह से लगी है ना, तो सजा भी यही भुगतेगा। बोलते बोलते वह अपनी कार्रवाई पूरी कर तबिश से दूर भागी। पागल मोटी औरत, मुझे भी चोट लगी है, तुम फूलों से तो नहीं बनी ना। ठहर जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तविश ने आंखें तैराते हुए उसके पीछे कदम बढ़ाए तो इशिता सामने मौजूद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। ये कमरा कमला देवी और उनके पति धर्मपाल का था। दादा प्लीज मुझे छुपा लो, इशिता सिसकते हुए दादाजी की तरफ बढ़ी तो उन्होंने प्यार से उसके लिए अपनी बाहें फैला दी। दादा, आप आज बीच में नहीं आओगे, मैं आपकी चहेती पोती को नहीं छोड़ूंगा। इसकी जुबान के साथ अब हाथ भी बहुत चलने लगे हैं। अगले ही पल तविश गुस्से में तमतमाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों बुजुर्ग प्यार से उन दोनों को देखने लगे जिसमें उनकी जान बसती थी। बाहर से चाहे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन लगते हों, पर दोनों की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। मजाल है ये मेरे बड़े होने का लिहाज कर लें। तविश का बस नहीं चल रहा था।
कि वह इशिता को आंखों से ही भस्म कर दे। तब इस गुस्सा थूक दो, इधर आओ मेरे पास। दादी ने हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला एक तरफ रखकर उसे बुलाया। वह झुंझलाते हुए उनके पास आया और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। वह नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। दादी, ये मुझे मुक्का मारकर आई है, तब इसने शिकायत की, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। जैसे सारा गुस्सा दादी की ममता के आगे पिघल गया हो। इशिता, बुरी बात है बेटा, तुम ऐसी बदतमीजी वाली हरकतें कब से करने लगी? दादी ने जैसे ही उसे डांटा, तब इसके सीने में थोड़ी ठंडक उतर गई। अरे श्रीमती, मेरी बच्ची पर गुस्सा मत करो। जरूर इस साहबजादे ने भी पहले कुछ किया होगा। धर्मपाल झट से इशिता की हिमायती में बोल पड़े, तो तब इसने अपनी मोटी मोटी आंखें खोलकर एक तीखी नजर अपने दादा और पोती पर डाली। उसमें हम दोनों की गलती से टक्कर हुई थी, मगर नहीं, इन मैडम को तो बदला लेना था, इसलिए मेरे बाजू पर मुक्का मारकर भाग आई है। तब इसकी पूरी बात सुनकर धर्मपाल कुछ देर के लिए चुप हो गए और इशिता को देखने लगे। इशिता ने होंठ लटकाकर उनकी तरफ ऐसे देखा कि वह सब कुछ भूल बैठे। अरे बच्ची है तो क्या हुआ, अगर शरारत कर दी? धर्मपाल ने दादी से नजरें चुराते हुए कहा। तो तब इसने दादी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। देख लो अपने पति के शब्द। दादी समझ नहीं पा रही थी क्या कहें, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि जरा से सख्त शब्द पर इशिता की आंखों में आंसू भर आएंगे और वे नाराज होकर कमरे से बाहर निकल जाएगी। धर्मपाल उसे कभी खुद से नाराज देख नहीं सकते थे, लेकिन साथ ही उन्हें तविश से भी बहुत प्यार था, इसलिए वह हर वक्त तविश को समझाने की कोशिश करते थे। शायद इशिता भी ये बात समझती थी, तभी तो उसे धर्मपाल से जितना लगाव था, उससे कहीं ज्यादा अपनी दादी से प्यार था। कई बरसों से धर्मपाल के दिल में एक ख्वाहिश दबी हुई थी, जिसे आखिरकार उन्होंने अपने बेटे वीर साहब और बहू राजेश्वरी के सामने रख दिया, तो सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। पापा, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने रहेगी, हमें और क्या चाहिए? वीर साहब ने चाहत भरे स्वर में कहा। तो राजेश्वरी को भी अपनी बेटी के भविष्य का सोचकर दिल से खुशी हुई। धर्मपाल तब इस इशिता की शादी का इरादा कर चुके थे और अब उन्होंने उनके माँ बाप पर जिम्मेदारी डाली कि वे दोनों बच्चों को इस रिश्ते के लिए राजी करें। इशिता तो अपनी माँ बाप के सामने हमेशा चुप रहती थी, अपने सारे फैसले उन्हीं पर छोड़ देती थी। उनका मान सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन तब इसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ने का ख्याल आते ही उसके दिल दिमाग की दुनिया बदलने लगी। एक अजीब सा मीठा एहसास उसके भीतर उतर आया। उसके होठों पर शर्मीली मुस्कान सज गई और भविष्य के सुहाने सपने उसकी आंखों में आकार लेने लगे। मगर दूसरी तरफ सब उल्टा हुआ। जैसे ही तविश के सामने इशिता का नाम रखकर उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में स्वीकार करने को कहा गया, वह वहीं भड़क उठा। दादी और माँ, आप लोग पागल तो नहीं हो रहे? इशिता को मैं किसी भी हाल में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। आखिरकार आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कहाँ हर वक्त खाने पीने की शौकीन मोटे शरीर और मोटे दिमाग वाली इशिता, और कहाँ मैं खुद को मेंटेन रखने वाला आदमी। मेरी तरफ से साफ मना है। तभी इस बिना रुके अपने माँ बाप और दादा दादी के चेहरे की तरफ देखकर बोलता चला गया। मगर तभी से ये तुम्हारे दादा दादी का फैसला है। वीर साहब ने समझाना चाहा। बेटा, ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, तुम्हारे दादा दादी की भी ये इच्छा है, और मेरे दोस्त जो मेरे दिल के करीब है, उनका भी यही ख्वाब है। मगर वह आगे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। माफी चाहता हूँ दादा दादी, मगर प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए, जिसके नतीजे में शायद मुझे कोई और ठोस कदम उठाने पर मजबूर होना पड़े। तभी अपनी बात खत्म करते ही वहां से चला गया। पीछे वीर साहब और राजेश्वरी परेशान खड़े रह गए। तभी इस मामले में गंभीर तो था, मगर फिर खुद को तसल्ली देता रहा कि जब इशिता भी उसका नाम सुनते ही इनकार कर देगी, तो बात अपने आप ही दब जाएगी और फिर सारा इल्जाम सिर्फ उसी पर नहीं आएगा। मगर इस बात से बिल्कुल बेखबर था। इशिता एक संस्कारी लड़की होने की वजह से अपने जीवन साथी चुनने का सारा अधिकार अपने बड़ों को सौंप चुकी थी। अगले ही दिन वीर साहब तभी इसका इनकार सुन चुके थे। ये बात जैसे ही धर्मपाल तक पहुंची, वे अचानक सीने में तेज दर्द के साथ गिर पड़े। तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए गए। उनकी इस तरह की तबीयत बिगड़ने पर घर के सभी लोग सब कुछ भूलकर बस उनकी सेहत के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं में लग गए। जैसे तैसे सब उनकी तबीयत कुछ संभली तो सबको थोड़ी तसल्ली हुई। दोस्त और रिश्तेदार बारी बारी से मिलने आने लगे, मगर उन सबके बीच इशिता की हालत सबसे ज्यादा खराब थी।
दादा के होश में आ जाने के बावजूद वह रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। उसने सबसे ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया था और डॉक्टरों के बार बार समझाने पर भी वह उनके पास से हटने को तैयार नहीं थी। मगर जब तविस कमरे में आया तो धर्मपाल ने खुद नरमी से इशिता को बाहर जाने को कहा। वह मुश्किल से अपने आंसू पोंछती कमरे से बाहर चली गई। तविस दादा के पास आकर उनका हाथ थामे चुपचाप खड़ा हो गया। तविस, मेरा दिल अब मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। धर्मपाल बेहद धीमी आवाज में बोले। दादा प्लीज ऐसी बातें करके मुझे इस्तेमाल मत कीजिए। तविस ने अपने अंदाज में उन्हें संभालना चाहा, मगर उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम इशिता से शादी कर लो तविस, ये मेरी दिली और आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम इसका मान रखोगे? धर्मपाल ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और उम्मीद भरी आंखों से उसे देखने लगे। तभी उसने सांस रोके उनका चेहरा देखा। जो लड़का अपने माँ बाप के सामने साफ मना कर चुका था, वह इस वक्त एक शब्द भी नहीं बोल सका। बेबस सा खड़ा, वह कुछ कहे बिना हल्का सा सिर झुका गया। बस इतना ही काफी था। धर्मपाल के चेहरे पर जैसे जिंदगी की एक नई लहर दौड़ गई। जल्दबाजी में अस्पताल में ही दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया और बाहर जाकर कोर्ट मैरिज भी करवा दी गई, क्योंकि धर्मपाल की हालत बार बार बिगड़ रही थी। वीर साहब और राजेश्वरी तविस के चेहरे पर उभरी मजबूरी और दबा हुआ गुस्सा साफ पड़ रहे थे। मगर उस वक्त ये शादी धर्मपाल के दिल को सुकून देने के लिए जरूरी थी। वे भविष्य में इस उम्मीद पर टिके हुए थे कि शायद वक्त के साथ तविस का दिल बदल जाए। शादी की रस्म पूरी होने के बाद कुछ देर के लिए धर्मपाल की तबीयत ठीक ठाक दिखाई दी। जैसे ही उन्हें दोनों की शादी की खबर दी गई, उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आई। उन्होंने आंखें बंद की और फिर वे आंखें दोबारा कभी नहीं खुली। मशीनों की आवाज धीरे धीरे थम गई। उस अनकही एहसास के साथ ही कमरे में चीख गूंज उठी। इशिता भागकर दादा से लिपट गई, उन्हें जोर जोर से पुकारने लगी, मगर उनका जिस्म अब बेजान हो चुका था। दादा को उस हालत में देखकर इशिता के होश उड़ गए। वे बेहोश होकर गिरने वाली थी कि वीर साहब ने उसे संभाल लिया। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया था। थोड़ी देर पहले ही खुशी गहरे गम में बदल चुकी थी। दादा की जुदाई सबके दिलों में कयामत बनकर टूटी थी। दादा के गुजरने के अगले ही दिन तविस ने घर वालों पर एक और वज्रपात कर दिया। उसने ऐलान किया कि वह अपने कारोबार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा है। वीर साहब और राजेश्वरी पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। पहले पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उनका इकलौता बेटा उन्हें ये कहकर छोड़ रहा था कि उसे विदेश जाकर अपना काम संभालना है। बेटे का चेहरा सख्त था, आंखों में अजीब सी ठंडक थी और पीछे टूटते हुए रिश्तों की परवाह जैसे कहीं खो गई थी। वह उनके दुख का जरा सा भी एहसास किए बिना बस अपने बारे में सोचता चला जा रहा था। सबके लाख समझाने के बावजूद तविस अपने इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं था। मगर जैसे ही ये खबर इशिता तक पहुंची, वह गम में डूबी खुद को तविस के पास जाने से रोक नहीं पाई। दादा के गुजर जाने के बाद से इशिता का ठिकाना दादी का कमरा बन चुका था और उसकी वहां मौजूदगी की वजह से तविस बहुत कम ही दादी के पास आता था। अपने दादा के बिछड़ने का गम, इशिता के नापसंदगी के बावजूद हुई शादी, इन सब ने तविस का दिल हर तरह से उचाट कर दिया था। यही वजह थी कि उसने सबसे दूरी बनाने का फैसला कर लिया था। आंखों में आंसू, मुरझाए चेहरे के साथ इशिता दरवाजा खटखटाए बिना तविस के कमरे में दाखिल हुई। इस वक्त तविस अपने बदले हुए रिश्ते को जैसे पूरी तरह भुला चुका था। वह बस अपने एक प्यारे रिश्ते के खो जाने के बाद दूसरे करीबी रिश्ते को भी दूर जाने से रोकना चाहता था, इसलिए खुद ही दूर जा रहा था। इशिता भले हर वक्त उससे लड़ती झगड़ती रहती हो, मगर साथ रहते उसके दिल में तविस के लिए एक अजीब सी अपनापन भरी मोहब्बत, इंसानियत मौजूद थी। तविस पूरी गंभीरता से जाने की तैयारी में पैकिंग कर रहा था। कमरे में इशिता को देखकर चौंक गया। वह किसी भी हाल में उसे अपने सामने देखना नहीं चाहता था। चेहरे पर नागवारी लिए वह उसे घूरने लगा, जबकि इशिता अनजानी सी आंखों में आंसू लिए एक बार फिर अपने प्यारे दादा को याद करती हुई तविस के बाजू पर सिर रखकर रो पड़ी। कुछ पल के लिए तविस बिल्कुल सुन रह गया। तविस, तुम नहीं जाओगे प्लीज, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। पहले दादा, अब तुम। हिचकियां भरती इशिता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तविस ने उसे एक झटके से खुद से अलग कर दिया। उसके इस व्यवहार पर इशिता हक्का बक्का उसे देखने लगी। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, मगर इशिता ने कभी उस फर्क को अपने बीच आने नहीं दिया। वह हमेशा तविस के ऐसे ही बात करती थी
जैसे वह उसका हम उम्र हो, उसकी यही बेबाकी तविश को चुभती थी। आज भी उसका उसे तुम कहकर पुकारना उसके भीतर आग लगा गया। रिश्ते बदल जाने के बावजूद भी तविश के हिसाब से इशिता अपनी पुरानी बेपरवाही नहीं भूली थी। उसे वह सम्मान देने को तैयार ही नहीं थी जिसकी वो उम्मीद करता था। उसने एक पल को भी इशिता के हालात या उसके टूटे दिल को समझने की कोशिश नहीं की। बस अपनी बनाई हुई धारणाओं पर अड़ा रहा। खबरदार, जो कोई फालतू बात तुमने मुझसे की या हमारे बीच बने इस रिश्ते को लेकर अपने दिल दिमाग में कोई ख्वाब पाला। तब इसके सख्त और बर्फ जैसे ठंडे शब्द इशिता के पहले से सुन पड़े दिमाग पर और भारी पड़ गए। वे आंखें फाड़े उसे देखती रह गई, जैसे एक ही पल में उसके सारे सपने चूर चूर हो गए हों। जो उसे बहुत बेगाना सा लगा था। मुझे तो लगा था कि तुम भी इस शादी से खुश नहीं होगी, क्योंकि हमेशा तुम मेरी जिंदगी नर्क बनाने में लगी रहती थी। मगर मैं गलत था। तुमने सोचा होगा कि आखिर तुम जैसे मोटे जिस्म की लड़की से कौन शादी करेगा, और अगर कोई करता भी तो जरूर मुझ जैसा फिट फाट इंसान नहीं होता। इसलिए अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। तुम तो इस शादी को ही अपनी किस्मत मान बैठी हो, मगर मैं इस शादी को नहीं मानता। दादा की तबीयत को देखते हुए मैं उनकी वजह से मजबूर हो गया था और दबाव में आकर ये शादी कर ली थी। इस शादी को अपने दिमाग में बसाने की जरूरत नहीं है, और अब जब वो नहीं रहे तो मैं किसी सूरत में तुम जैसे बदतमीज लड़की को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करूंगा। तब इसने अपने अंदर का सारा गुस्सा इशिता के नाजुक दिल को निशाना बनाते हुए उस पर उड़ेल दिया था। उसका चेहरा पत्थर सा कठोर हो गया था। इशिता गम की हालत में खड़ी उस जालिम इंसान का चेहरा देखती रह गई, जो उसके अस्तित्व और उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा चुका था। वह अभी दादा के गम से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि उसकी इज्जत पर यह गहरी चोट लग गई। और अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर यहाँ रहा तो मेरा दिमाग ही फट जाएगा। तभी इसके घूरने पर इशिता के जिस्म को जैसे झटका सा लगा। वह जल्दी से पलटी। उसके पूरे बदन में कंपन दौड़ गया था। डगमगाते कदमों से जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, दरवाजे पर खड़ी जानकी देवी को देखकर उसकी शर्मिंदगी और गहरी हो गई। वह उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत खुद में नहीं जुटा पाई और सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। जानकी देवी के दिल दिमाग पर अपने बेटे के हर शब्द मानो हथौड़े की तरह गिर रहे थे, और अफसोस की लकीरें उनके चेहरे पर फैलती जा रही थी। दुख की हालत में वह कमरे के अंदर जाने के बजाय वहीं से लौट गई। तब इस आने वाले वक्त से अनजान खुद को पत्थर बनाकर पथरीले शब्द बोल गया था कि अगर कभी उसे वापस लौटना पड़े तो किस हक से अपने अधिकार की बात करेगा। तब इसको हिंदुस्तान छोड़े कई साल बीत चुके थे। इन सालों में शुरू के कुछ वर्ष तो उसने अपने माता पिता से भी बात नहीं की, मगर हाँ, दादी कमला देवी से वो बार बार बात करता था। उनसे भी बस औपचारिक सी दो चार बातें करके कॉल काट देता। जैसे उनकी जुबान से वापसी का जिक्र निकलता, वह तुरंत फोन काट देता। समय थोड़ा और बीता तो उसे माँ बाप की याद सताने लगी और वह दिल के हाथों मजबूर होकर उनसे बातचीत की कोशिश करने लगा। मगर तब उसे एहसास हुआ कि सिर्फ वही उनसे नाराज नहीं था, बल्कि उसके माँ बाप भी उससे बेहद खफा थे और उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। अपने माता पिता के इस व्यवहार ने तविश के दिल में इशिता के लिए और ज्यादा गलतफहमियां भर दी। उसे लगने लगा कि उसी की वजह से उसके माँ बाप उससे दूर हो गए हैं। उसके दिल और दिमाग में यही बात घर कर गई कि उसके माता पिता को अपने इकलौते बेटे से ज्यादा अपने दोस्त की बेटी इशिता प्यारी है। इशिता के लिए बढ़ता गुस्सा और नफरत तविश को हर वक्त उसके खिलाफ और सख्त बनाती जा रही थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पेरिस में खुद को हर वक्त काम में डुबोए रखने के बावजूद अपनी उसी नापसंद शख्सियत को वो पूरे दिल से याद किए बैठा है, जिसे वह अपनी जिंदगी से मिटा देने की कसम खा चुका था। इस हद से ज्यादा नफरत और गुस्से ने कब पसंद और आदत का रूप धारण कर लिया, उसे खुद ही पता नहीं चला। क्योंकि 6-7 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद फिलहाल तो वह अभी भी मोटी सी दिखने वाली इशिता को देखने तक का और उससे अपनी जिंदगी में स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं रखता था। पहले 1-2 साल तो जानकी देवी ने तविश के तरफ से अपना दिल सख्त किए रखा था, मगर फिर ममता के हाथों मजबूर हो गई और तविश से बात करने लगी। मगर वह भी आखिर तविश की माँ थी। तविश जितनी लंबी बात करना चाहता, वह उतनी ही छोटी सी औपचारिक बात करके फोन काट देती। उनकी आवाज में छिपी नाराजगी टूटन तविश को भीतर तक चुभती थी।
मगर उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता था। आखिरकार उन लंबे 8 सालों के बाद तविश उस नतीजे पर पहुंचा, क्यों ना वह उस वजह को ही जड़ से उखाड़ फेंके, जिसे वह अपनी हर परेशानी की जड़ मान बैठा था, ताकि उसके माँ-बाप सिर्फ उसके हो जाएं और उनके दिल में किसी और के लिए कोई जगह ना बचे। यही सब मंसूबे बनाते हुए वह आज विदेश से घर लौटा था और आते ही उसने एक ऐसा बम सबके दिलो दिमाग पर फोड़ दिया था, जिसकी गूंज पूरे घर में सन्नाटे की तरह फैल गई। उसने साफ शब्दों में तलाक की बात रख दी। ये सुनकर इशिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जिस रिश्ते को उसने 7 फेरे लेकर अपना धर्म, अपना भाग्य माना था, उसे तविश एक झटके में खत्म कर देना चाहता था। जानकी देवी का चेहरा सफेद पड़ गया था। वीर साहब की आंखों में आक्रोश और पीड़ा एक साथ तैरने लगे थे और कमला देवी के कांपते होंठ दुआ और बद्दुआ के बीच में ठिठक गए थे। घर की दीवारें तक जैसे एक फैसले की गवाह बनकर सिहर उठी थी। क्या तलाक की बात सुनकर इशिता टूटकर बिखर जाएगी या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होगी? क्या ये रिश्ता सचमुच कागज के एक टुकड़े पर खत्म हो जाएगा या वक्त एक बार फिर इन दोनों को आमने-सामने खड़ा कर देगा? क्या इशिता और तविश सच में अलग हो जाएंगे या नफरत के पीछे छिपा अनकहा लगाव उन्हें फिर से बांध लेगा? आगे की कहानी सचमुच बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां भावनाएं, अहंकार, प्रेम और परिवार सबकी परीक्षा होगी। इसलिए दिल थामकर इस कहानी के अगले अध्याय का इंतजार कीजिएगा। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।